शिव प्रसाद सक्सेना का परिवार एक मध्यवर्गीय परिवार था। वे पटना हाई स्कूल में मास्टर थे। दो बेटियां संध्या और मीनू, बस यही छोटा सा परिवार था। संध्या के बीए पास करते ही माँ ने उसकी शादी की जिद पकड़ ली। उसकी जन्म कुंडली की दर्जनों कॉपियां कराकर उन पर हल्दी छिड़क कर तैयार कर ली गई। एक तरफ पापा ने अपने मित्रों में अच्छे लड़के की तलाश शुरू कर दी, तो दूसरी ओर माँ ने टिफिन की कॉपी हर बुआ, मामी और चाचियों में बांट दी। दिन बीतते रहे, पर कहीं भी विवाह तय नहीं हो पा रहा था। माँ को परेशान देखकर एक दिन जौनपुर वाली बुआ ने साफ साफ कह दिया, देखो छोटी भाभी, मैंने तो संध्या के लिए जौनपुर में सारी कोशिश करके देख ली, पर जो भी सुनता है कि रंग थोड़ा दबा है, बस नाक भौं सिकोड़ लेता है। अरे दीदी, रंग थोड़ा दबा है तो क्या हुआ, कोई मेरी संध्या में खोट तो निकाल दे। माँ बोल उठी, हम जानते नहीं हैं क्या छोटी भाभी, पर जब ये लोग लड़के वाले बन जाते हैं तब ना जाने कौन सा चश्मा लगा के 13 खोट और 26 कमियां निकालने लगते हैं। माँ और बुआ का अपना अपना राग दिन भर चलता रहता था। इसके बाद तो हर साल लगन आते ही माँ मीनू से टिफिन उतरवाने और उस पर हल्दी छिड़क कर आदान प्रदान करने में लग जाती, और लगन समाप्त होते ही निराश होकर बैठ जाती। अगले साल जब फिर से नया टिफिन तैयार होता, तब उसमें संध्या की उम्र 1 साल बढ़ा दी जाती। कहीं भी शादी तय नहीं हो पा रही थी। दिन बीतते गए, संध्या में एक हीन भावना घर करने लगी। हर बार लड़की दिखाने की रस्म के बाद वह मानसिक और शारीरिक दोनों रूप में मलिन हो जाती। उसे गुस्सा भी आता और ग्लानि भी होती। पापा के ललाट की सिकन और माँ की चिंता उसे अपने दुख से कहीं ज़्यादा बेचैन करती थी। सिलसिला साल दर साल चलता रहा। धीरे धीरे संध्या में एक परिवर्तन आने लगा। वह हर अपमान और अस्वीकृति के लिए अभ्यस्त हो चुकी थी, मगर माँ बाप को उदास देखती तो आहत हो उठती थी। आखिर एक दिन माँ को उदास बैठे देखकर संध्या बोली, माँ, मैंने फैसला कर लिया है कि शादी नहीं करूँगी। तुम लोग मीनू की शादी कर दो। तो क्या जीवन भर कुंवारी ही बैठी रहोगी? माँ ने डांटा। तो क्या हुआ माँ, कितनी ही लड़कियां कुंवारी बैठी हैं। मैं बिन ब्याही रह गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। देखो, स्मिता दीदी ने भी तो शादी नहीं की है। क्या हो गया उन्हें, मौज से रह रही हैं। हमारे खानदान की लड़कियां कुंवारी नहीं रहती। इतना कहकर माँ गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई। 5 वर्ष बीत गए। संध्या ने एमए कर लिया और मगध महिला कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी भी मिल गई। अपने कॉलेज और पढ़ाने में ही वह अपने आप को व्यस्त रखती थी। संध्या अक्सर सोचा करती, यह कैसी विडंबना है कुदरत की, कि रूप आकर्षण न होने की वजह से उसके साथ साथ पूरे परिवार को पीड़ित होना पड़ रहा है। वह कुदरत को अपने प्रति हुई नाइंसाफ़ी के लिए बहुत कोसती थी। वह सोचती कि आखिर उसका कसूर क्या है। शादी के समय लड़की के गुणों को रूप के आवरण में लपेटकर न जाने कहाँ फेंक दिया जाता है। एक दिन पापा ने जब मनोहर बाबू से रिश्ते की बात चलाई तो माँ सुनते ही आग बबूला हो गई। आप सठिया तो नहीं गए हैं? मनोहर अपनी संध्या से 14 साल बड़ा है। आप लड़का ढूंढने चले हैं या बूढ़ा बैल? पापा ने मनोहर बाबू की नौकरी, अच्छा घराना और भी कई चीज़ों का वास्ता देकर माँ को समझाना चाहा, मगर माँ टस से मस नहीं हुई। एक दिन संध्या जब कॉलेज से घर लौटी तो उसने देखा बरामदे में कोई पुरुष बैठा मम्मी पापा के साथ बड़े अपनेपन से बातें कर रहा था। वह उसे पहचान पाने में विवश थी। तभी पापा ने परिचय कराते हुए कहा, मेरी बड़ी बेटी संध्या यही मगध महिला कॉलेज में लेक्चरार है, और आप हैं शोभा के देवर सुधांशु। संध्या ने देखा। बड़े ही सलीके से खड़े होकर उसने हाथ जोड़े। उत्तर में संध्या ने नमस्ते किया। फिर वह अंदर चली गई। सुधांशु अक्सर संध्या के घर आने जाने लगा। बातचीत करने में माहिर सुधांशु बहुत जल्दी ही घर के सभी सदस्यों का प्यारा बन गया। पापा से राजनीतिक पर बहस होती तो माँ से धार्मिक वार्तालाप। मीनू को चिढ़ाता भी तो बहुत आत्मीयता से। मीनू भी हर विषय में सुधांशु की सलाह जरूरी समझती थी। कई बार मम्मी पापा उसे झिड़क भी देते थे, जिसे सुधांशु हंस कर टाल देता। सुधांशु स्वभाव से एक आज़ाद ख्याल का व्यक्ति था।
वह साहित्य, दर्शन, विज्ञान या प्रेम संबंधों पर जब संध्या से चर्चा करता तब उसकी बुद्धिमत्ता की बरबस ही सराहना करने को उसका जी चाहता था। उसकी आवाज़ में एक प्रवाह था जो किसी को भी अपने साथ बहा कर ले जाने में सक्षम था। सुधांशु संध्या के कुंठित जीवन में हवा के ताजे झोंके की तरह आया। संध्या को धीरे धीरे सुधांशु का साथ अच्छा लगने लगा। अब तक संध्या ने अपने को दबाकर, मन मारकर जीने की कला सीख ली थी, मगर अब सुधांशु का अस्तित्व उसके मनोभावों पर हावी होने लगा था और संध्या अपनी भावनाओं पर से अंकुश खोने लगी थी। अंजाम सोचकर वह भय से कांप उठती थी, क्योंकि प्रेम की राहें इतनी संकरी होती हैं कि इनसे वापस लौट कर आने की गुंजाइश नहीं होती। नारी को एक प्राकृतिक उपहार प्राप्त है कि वह पुरुष के मन की बात बगैर कहे ही जान लेती है। इसलिए संध्या को सुधांशु का झुकाव भांपने में देर नहीं लगी। आखिर एक दिन इन अप्रत्यक्ष भावनाओं को शब्द भी मिल गए। सुधांशु ने अपने प्रेम का इजहार कर दिया। प्रतीक्षारत संध्या का रोम रोम पुलकित हो उठा। संध्या में उल्लेखनीय परिवर्तन आने लगे। अपने हृदय के जिस कोने को वह अब तक टटोलने से डरती थी, उसे अब उड़ेल उड़ेल कर निकालने को इच्छुक हो उठी थी। संध्या हमेशा सुधांशु की ही यादों में खोई रहती। हमेशा खामोश, नीरस रहने वाली संध्या अब गुनगुनाती, मुस्कुराती देखी जाने लगी। संध्या ने एक दिन माँ को सब कुछ बता दिया। माँ को तो सुधांशु पसंद था ही, वह खुश हो गई। पापा भी उसे पसंद करते थे। आखिर एक दिन पापा ने सुधांशु से उसके पिताजी का पता मांगा। वे वहां जाकर शादी की बात करना चाहते थे। सुधांशु ने बताया कि अगले महीने ही उसके पिताजी पटना आ रहे हैं, यही बात कर लीजिएगा। 3 महीने बीत गए, सुधांशु के पिताजी नहीं आए। सुधांशु ने भी धीरे धीरे आना जाना बहुत कम कर दिया। 1 सप्ताह तक सुधांशु संध्या से नहीं मिला तो वह सीधे उसके ऑफिस जा पहुंची। वहां पता चला कि आजकल वह छुट्टी पर है। संध्या सीधे सुधांशु के घर जा पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया। सुधांशु ने दरवाज़ा खोला। अरे संध्या, तुम आओ, अंदर आओ। यह क्या मजाक है सुधांशु, तुम 1 सप्ताह से मिले भी नहीं। संध्या गुस्से में कुछ और कहती कि उसने सामने बालकनी में एक लड़की को देखा तो अचानक चुप हो गई। सुधांशु ने चौंकते हुए कहा, अरे मैं परिचय कराना तो भूल ही गया। आप संध्या जी हैं, मेरी फैमिली फ्रेंड, और आप हैं रूपाली, मेरी गर्लफ्रेंड। इससे पहले कि संध्या कुछ पूछती, सुधांशु ने थोड़ा झेपते हुए कहा, बहुत जल्दी ही रूपाली मिसेज सुधांशु बनने वाली है। अरे रूपाली, संध्या को चाय नहीं पिलाओगी? संध्या को मानो काटो तो खून नहीं। उसे यह सब अजीब सा लग रहा था। उसका मन करता कि सुधांशु को झकझोर कर पूछे कि आखिर यह सब क्या कह रहे हो। रूपाली रसोई में गई तो संध्या ने आंखों में गुस्सा जताते हुए कहा, सुधांशु प्लीज़, मजाक की भी कोई सीमा होती है। यह क्या कि जो मुंह में आया बक दिया। यह मजाक नहीं है, सच है संध्या कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। सुधांशु ने बेहिचक कहा। संध्या को लगा मानो वह फपक कर रो पड़ेगी। वह झटके से उठी और बाहर चली गई। वह कैसे घर पहुंची उसे होश भी नहीं था। घर पहुंचकर देखा तो सामने माँ बैठी थी। वह अपने आप को रोकते रोकते भी माँ से लिपट गई और फपक कर रो पड़ी। माँ ने भी कुछ नहीं पूछा। वह जानती थी कि रोने से मन हल्का होता है। इस घटना से संध्या को बहुत बड़ा आघात लगा। वह इस बेवफाई की वजह जानना चाहती थी, पर उसका अहम उसे पूछने की इजाज़त नहीं दे रहा था। संध्या एक समझदार लड़की थी, इसलिए सप्ताह भर में ही उसने अपने आप को संभाल लिया। वह फिर से शांत और खामोश रहने लगी। धीरे धीरे सुधांशु के प्रति उसकी नफरत बढ़ती गई। उधर सुधांशु ने भी अपना तबादला रांची करवा लिया और संध्या से दूर चला गया। इस समूची घटना से पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा आहत संध्या के पापा थे। ऐसा लगता था जैसे मौत ने जिंदगी को परास्त कर उन्हें काफ़ी पीछे ढकेल दिया है। मीनू भी इन दिनों संध्या का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगी थी। माँ की डांट न जाने कहाँ गायब हो गई थी। संध्या को लग रहा था कि वह आजकल सहानुभूति की पात्र बन चुकी है। यह एहसास उसे सुधांशु की बेवफाई से कहीं ज़्यादा आहत करता था। एक दिन संध्या ने पापा से मनोहर बाबू के साथ रिश्ते की स्वीकृति दे दी।
संध्या की शादी हो गई। मनोहर बाबू के साथ एडजस्ट होने में संध्या को तनिक भी परेशानी महसूस नहीं हुई। संध्या ने पूरे परिवार का दिल जीत लिया। आज शादी को 4 साल बीत गए हैं, मगर संध्या को पता है कि उसके लिए जीवन मात्र एक नाटक का मंच बनकर रह गया है। संध्या एक पत्नी, एक बहू, एक प्रोफेसर और एक माँ बनकर तो जी रही थी, मगर सुधांशु के उस अमानवीय तिरस्कार से इतनी आहत हुई थी कि उसे पुरुष शब्द से ही नफरत हो गई थी। यही वजह थी कि वह मनोहर बाबू के प्रति आज तक भी पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाई थी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।